नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्य समाचार और मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। आज मेरे इस शो में जो मेहमान हैं उनका नाम ही काफ़ी है, राम बहादुर राय। नाम तो आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। ये वो नाम है जो लगभग 6 दशकों से अपनी बेबाकी के लिए जाना जाता है। मुकेश राजपूत शो में आपका स्वागत है। और ये जो 6 दशकों में से हम कहें कि पिछले कुछ दशकों से जब हम अखबार पढ़ने लगे, कुछ जानने लगे, तो आपका जो नाम है, जो बेबाकी है, वो पत्रकारों को अपनी ओर हमेशा आकर्षित करती रही है। और उसी को पढ़ते, जनसत्ता के दौर में आपकी बेबाकी के किस्से सुनते हम बड़े हुए हैं। सौभाग्य है कि आज आप हमारे शो में हैं। कहाँ से शुरुआत हुई इस सफ़र की, थोड़ा सा शुरू में हम ये जानना चाहेंगे। मेरी पत्रकारिता हिंदुस्तान समाचार से शुरू हुई है जी। और जब इंदिरा गांधी ने हिंदुस्तान समाचार पर रिसीवर बैठा दिया, उस समय मैं अरुणाचल में होता था और मुझे रेडियो से खबर मिली, तो मैंने सोचा कि अब मेरी पत्रकारिता हो गई ख़त्म। अच्छा। क्योंकि बालेश्वर अग्रवाल जो प्रधान संपादक थे हिंदुस्तान समाचार के, उनको हटा दिया गया था। तो मैंने अपना बुरिया बिस्तर समेटा, मैं दिल्ली आ गया। ये 1982 की बात है जी। और यहाँ आकर के फिर हमने लंबी छुट्टी ले ली हिंदुस्तान समाचार से। हाँ। ये मुझे सलाह बालेश्वर अग्रवाल जी ने ही दिया, मैं तो इस्तीफ़ा देने के लिए आया था, क्योंकि जिनके साथ हमने पत्रकारिता शुरू की थी वही हटा दिए गए हैं, तब वहाँ रहने का कोई मतलब नहीं था। जी। उन्होंने सलाह दी कि नहीं, तुमने 2-3 सालों में कोई छुट्टी नहीं ली है, तो छुट्टी ले लो और जब मन में आवे तो इस्तीफ़ा दे दो। जी। तो 5-6 महीने का समय मुझे लगता है कि था, जब मैं उन दिनों विश्व हिंदू परिषद और ख़ास करके विराट हिंदू समाज की गतिविधियों में भी थोड़ा बहुत सक्रिय था, अशोक सिंघल जी के कारण। जी। क्योंकि उन्हीं दिनों में अशोक सिंघल जी को ये आरएसएस के जिम्मेदारी से मुक्त करके और हिंदू समाज की एकता का काम उनको सौंपा गया था। इसकी शुरुआत हो गई थी शायद पहले ही, जब कि दक्षिण में मीनाक्षीपुरम के धर्मांतरण की घटना हुई। जी। जी। उसके बारे में बहुत विस्तार से, संयोग से अशोक सिंघल जी के जीवन का आखिरी और पहला जन्मदिन जब मनाया गया यहाँ सिविक सेंटर में, पहली बार मनाया गया, पहली बार मनाया गया, जो आखिरी था। वो और आखिरी था 92 साल की उम्र में। वाह। तो उस समय मोहन भागवत जी भी आए थे वहाँ, और संत महात्मा तो बहुत थे। उन्होंने ही एक किस्सा सुनाया जिसको सब लोगों ने सुना, हजारों लोग थे, कि मीनाक्षीपुरम की घटना के बाद बंगलोर में एक बैठक हुई थी और उस बैठक में प्रश्न ये था कि इस तरह के धर्मांतरण क्यों हो रहे हैं, कैसे उसको रोका जाना चाहिए, हिंदू समाज के विघटन को कैसे रोका जाए, प्रश्न ये था। मीनाक्षीपुरम की घटना ने सचमुच भारत के हिंदू समाज को अंदर से उद्वेलित किया था, झकझोर के रख दिया। और उसका कारण ये भी था कि पूरा गांव का गांव धर्मांतरित कर दिया गया था। जो आज़ादी के बाद इस तरह का धर्मांतरण पहली बार हुआ था। उसमें थोड़ी बहुत तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी रुचि ली उसके चिंता में, और फिर उसके बारे में मोहन भागवत जी ने बताया कि वहाँ जो व्यक्ति सबसे ज़ोर ज़ोर से बोल रहा था वे अशोक सिंघल थे। अच्छा। तो बाला साहब देवरस जो उस समय सरसंघ चालक थे, उनको लगा कि यह व्यक्ति है, वैसे तो पहले से भी ये बात जानते रहे होंगे, लेकिन वहाँ ये निर्णय हुआ कि अशोक सिंघल जी को इस कार्य में लगाया जाना चाहिए। और दिल्ली आकर के वो उन दिनों संघ के दिल्ली और शायद आसपास के
क्षेत्र के प्रचारक थे, क्षेत्र प्रचारक थे। उत्तर प्रदेश से आए थे 77 के बाद। जी। उनका ज़्यादातर कार्य क्षेत्र उत्तर प्रदेश ही रहा है। अशोक सिंघल जी के प्रयास से एक विराट हिंदू समाज नाम का मंच बना। जी। हो सकता है आपको इसकी जानकारी हो। और विराट हिंदू समाज वो मंच था जिस पर हिंदू की जो परिभाषा है, जिसमें सिख भी आते हैं, जैन भी आते हैं, बौद्ध भी आते हैं, हिंदू भी आते हैं, और हिंदू समाज के जितने पंथ हैं वो सब आते हैं, तो वो सब उस मंच पर आए। जी। वो जो परिभाषा है उसको थोड़ा और विस्तार से डॉक्टर कर्ण सिंह समझाएंगे। उसके अध्यक्ष बने। अच्छा। और संयोजक थे अशोक सिंघल जी। 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 विराट हिंदू समाज की बहुत रैलियां हुई। एक बड़ी रैली रामलीला मैदान में हुई। दिल्ली में ये हिंदू समाज के 2 प्रतिनिधि होते हैं, जो तो एक उस समय राम गोपाल सालवाले थे, आर्य समाज के प्रतिनिधि थे, और गिरधारी लाल गोस्वामी थे जो सनातन धर्म के प्रतिनिधि थे। बाकी और सब लोग उसमें शामिल हुए, शंकराचार्य वगैरह शामिल हुए, संत महात्मा शामिल हुए। तो उन दिनों जो विराट हिंदू समाज की गतिविधियां चलती थी उसमें कभी कर्ण सिंह के यहाँ, कभी अशोक जी के यहाँ मैं भी अपनी जिज्ञासावश भी, और कुछ अशोक जी के संबंध से पुराने संबंधों के कारण मैं आता जाता था। जी। उन्हीं दिनों में जनसत्ता अखबार निकलने की चर्चा हुई और हमको वहाँ रिपोर्टर के रूप में फिर से काम करने का अवसर मिला। तो हिंदुस्तान समाचार छोड़ करके मैं, जो आपने पूछा है, जनसत्ता में आ गया। और जनसत्ता में मैं 2-3 साल था। जी। मेरा ख्याल है 86 में मैं चला गया नवभारत टाइम्स में, और 5 साल वहाँ था जी। विशेष संवाददाता के तौर। लेकिन जब मैं वहाँ गया उस समय भी, और बीच बीच में भी रामनाथ गोयनका जी भी कहते थे और प्रभास जी भी कहते थे कि तुम अपने अखबार में आ जाओ। अच्छा। तो अंततः जब राजेंद्र माथुर का निधन हो गया 91 में, मुझे जहाँ तक याद है 5 अप्रैल को, और उस दिन की घटना मुझे याद है। मैं विश्वनाथ प्रताप सिंह के काफिले में था। हम लोग, माने वो लोकसभा का चुनाव चल रहा था, और इटावा से हम लोग फिरोजाबाद आए थे। फिरोजाबाद से विश्वनाथ प्रताप सिंह को जाना था बदायूं, जहाँ से शरद यादव चुनाव लड़ रहे थे। जी। फिरोजाबाद में नाश्ते के बाद वो काफिला चल पड़ा था। अचानक मुझे लगा, और मैं टाइम्स ऑफ इंडिया की गाड़ी में था, और उसमें अनिता कत्याल और प्रवाल मैत्र अमर उजाला के थे, और अनिता जो है वो के कत्याल की बेटी थी और टाइम्स ऑफ इंडिया में थी। जी। अनिता कत्याल भी थी। तो मैंने इन दोनों से कहा कि आप लोग तो जाइए, मैं नहीं जाऊंगा। मुझे कुछ भी कारण उसका समझ में नहीं आया, लेकिन मुझे ये लगा कि मुझे नहीं जाना है। अचानक मतलब आपको ये ख्याल आया? नहीं, हमको कुछ मन की ऐसी स्थिति थी, मैं ये कहूँगा, कि हमने कहा कि नहीं जाना है। और मैं वापस आगरा आकर के, आगरा में अशोक अग्रवाल अमर उजाला के जो मालिक थे उनके घर गया। उस समय वो सो रहे थे। अच्छा। दोपहर में वो 12 बजे तक सोते थे, क्योंकि रात को 2:30-3 बजे तक वो काम करते थे। तो अशोक अग्रवाल को जगाया गया। फिर हमने साथ चाय पी, और हमने कहा कि हम किसी ट्रेन से हम दिल्ली जाना चाहते हैं, तो किसी ट्रेन से जो भी मिलने वाली हो उससे टिकट करवा दीजिए, अब मैं जाऊंगा। यहाँ आया तो मालूम हुआ कि सुबह ही, और उसी समय जब हमको ये लगा कि नहीं जाना चाहिए, उसी समय माथुर साहब को हार्ट अटैक आया था। रात को 2 बजे के करीब विश्वनाथ प्रताप सिंह भी माथुर साहब को देखने के लिए आए। हम लोग उनके घर पर बैठे हुए थे। तो इस तरह से फिर मैं उनके जाने के बाद जनसत्ता में वापस आया, और 2004 तक वहाँ था।
लेकिन पत्रकारिता मेरी अभी भी चल रही है। मैं नियमित कॉलम लिखता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और हिंदुस्तान समाचार से फिर से मैं जुड़ गया हूँ। हाँ, ये सब है जी। तो लिखना पढ़ना ही मेरा काम है। हाँ, तो आपने अपने इस 6 दशक के कार्यकाल में बहुत सारे प्रधानमंत्री देखे, बहुत बड़े बड़े संपादकों के साथ आपने काम किया, तो आज के दौर में और उस दौर में आप क्या फ़र्क देखते हैं? अगर हम बात पहले राजनीतिज्ञों की शुरू करें तो इंदिरा गांधी की बात आप कह रहे थे, चंद्रशेखर जी के आप बहुत करीब रहे। संतोष की बात ये लगती है हाँ। कि मैंने 3 संपादकों के साथ काम किया। अब कहने के लिए आज मैं खुद संपादक हूँ। कहने के लिए नहीं, आप बहुत बड़े संपादक हैं जी। तो एक दिन मुझे माथुर साहब ने बुलाया और कहा कि क्या हम लोग जनता दल को बहुत फेवर कर रहे हैं? तो मैंने कहा माथुर साहब मुझे ये बताइए, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, मुझे आप ये बताइए कि ये बात आपको किसने पूछी है? क्या राजीव गांधी ने पूछी है? उस समय सूचना प्रसारण मंत्री होते थे HKL भगत। तो मैंने कहा क्या भगत जी का फ़ोन आया था या अशोक जैन साहब का फ़ोन आया था? तो हंसने लगे और कहा कि तीनों का फ़ोन आया था। अच्छा। हाँ। तो मैंने कहा कि आप तीनों से अगर बात कर सकें और बता सकें तो कहिए कि चुनाव परिणाम आएगा तब बात करेंगे, हमारी परीक्षा होगी कि हम जो लिख रहे हैं वो सच है या वो जो लोग चाहते हैं वो लिखा जाना चाहिए। तो चुनाव परिणाम आया तो मालूम हुआ कि जनता दल जो है वो सरकार बनाने जा रहा है। तो ये जो स्वतंत्रता थी पत्रकारों को, वो अब उस ज़माने की बात थी। आज मुझे संदेह है कि वैसी स्वतंत्रता नहीं है। ये देख के पीड़ा होती है आपको? हमें पीड़ा नहीं होती। क्यों? वो पीड़ा इसलिए नहीं होती है क्योंकि हर युग का एक धर्म होता है और पत्रकारिता ने आज के युग का जो धर्म है उसको स्वीकार कर लिया है। सरकार किसी मीडिया संस्थान पर दबाव नहीं बना रही है, खुद मीडिया संस्थान ने अपने लिए नियम यानी डूज और डोंट्स यानी विधि निषेध उन्होंने निर्धारित कर लिया है कि इस बात से मैं आपकी 100% सहमत हूँ। मैं ये जानता हूँ कि सरकार कहीं दबाव नहीं बना रही है, लेकिन मीडिया संस्थानों ने ऐसा लगता है कि शायद सरकार के अच्छे कामों का समर्थन और सरकार के खिलाफ जो आवाज़ उठ रही है, अगर वो जेन्युइन है तो उसको स्थान भी दे रहे हैं, लेकिन वाहियात बातों को महत्व नहीं दे रहे हैं। लेकिन अब मीडिया के कुछ हिस्से पर यह भी आरोप लगता है कि जो मीडिया है वो सरकार से सवाल पूछने के बजाय विपक्ष से सवाल पूछने लगा है, विपक्ष को दबाने की कोशिश करती है, जबकि पत्रकारिता का धर्म ये है कि आप जिसकी भी सरकार हैं आप उससे सवाल पूछें, विपक्ष की आवाज़ बने, सरकार की नहीं। देखिए, भारत में आज़ादी के बाद और 52 के बाद खास करके जो लोकतांत्रिक विकास हुआ है तो उसमें हर हिस्से में, मैं इसको कहूँगा 52 से लेके अब तक हमारे यहाँ जो राजनीति है वो 5 चरणों में बटी हुई है और उसी तरह से पत्रकारिता भी 5 चरणों में बटी हुई है। एक हिस्सा ऐसा था शुरुआती दौर में जब नए नए मीडिया संस्थान बने, जैसे मान लीजिए दैनिक जागरण का नाम मैं लूँ, दैनिक भास्कर का नाम लूँ, राजस्थान पत्रिका का नाम लूँ, नई दुनिया का नाम लूँ, तो जो उस समय 47 से 50 के बीच में आप देखेंगे तो नए अखबार निकले छोटी छोटी जगहों से, अमर उजाला भी उनमें से एक है। इन अखबारों ने जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में खुद ये अखबार इसलिए निकले कि राष्ट्रीय नवनिर्माण के काम में वो योगदान करना चाहते थे और उसी दृष्टि से उन अखबारों ने काम किया। ये पहला चरण था। लेकिन दूसरा चरण शुरू हुआ
जब देखा कि नवनिर्माण की जगह गलत नीतियां अपनाई जा रही हैं, भारत पराजित हो चुका है, असंतोष बढ़ रहा है लोगों के बीच में, तो गैर कांग्रेसवाद राजनीति में पैदा हुआ और पत्रकारिता में सरकार से सवाल पूछने का सिलसिला शुरू हुआ। ये दूसरा दौर था। ये दूसरा दौर था जी। और इसी तरह से तीसरा दौर था इमरजेंसी का दौर है, जिसमें उससे पहले जेपी के आंदोलन का पूरा मीडिया ने समर्थन किया। लेकिन जब इमरजेंसी थोप दी गई, लोकतंत्र का गला घोट दिया गया और मीडिया पर सेंसरशिप बैठा दिया गया, तो सारे अखबार, इंडियन एक्सप्रेस ने थोड़ी कोशिश की, इंडियन एक्सप्रेस को बंद कराने की कोशिश थी। इंडियन एक्सप्रेस बंद नहीं हुआ, रामनाथ गोयनका अड़े रहे, लेकिन उन दिनों के इंडियन एक्सप्रेस को आप देखिए तो निष्प्राण था वो भी। हाँ, ये बात ज़रूर है कि आडवाणी जी ने 77 में एक बात कही कि इमरजेंसी के दिनों में लोगों से झुकने के लिए कहा गया, लेकिन लोगों ने साष्टांग दंडवत किया, ये उनकी टिप्पणी होगी। परंतु इमरजेंसी की परिस्थिति ऐसी थी जिसमें पत्रकार जेल गए, जो निजी तौर पर पत्रकारों ने प्रोटेस्ट किया। तो इस तरह से ये जो दौर चला है, 2014 से भारतीय राजनीति का एक नया दौर शुरू हुआ है। ये चौथा दौर है और ये पांचवा दौर है। चौथा दौर है वो राजीव गांधी के समय का, वो उसमें मैं विस्तार से नहीं जाना चाहता हूँ, लंबा हो जाएगा, थोड़ा तो बताइए। लेकिन वो चौथा दौर है जब राजीव गांधी आए। और राजीव गांधी जब आए तो आप याद करिए, हालांकि वो राजीव गांधी का अपना लिखा हुआ या अपना सोचा हुआ वाक्य नहीं है, वो मणिशंकर अय्यर का है, लेकिन कांग्रेस के शताब्दी वर्ष में, यानी कांग्रेस का जन्म 1885 में हुआ और उसका 100 साल पूरा हो रहा था 1985 में। उस समय राजीव गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे, प्रधानमंत्री भी थे। मुंबई में ही अधिवेशन हुआ और उस अधिवेशन में राजीव गांधी ने कहा कि हम 100 रुपये भेजते हैं और लोगों के पास 15-16 रुपये ही पहुँचते हैं। यानी खुद प्रधानमंत्री और कांग्रेस का अध्यक्ष ये बात कर रहे हैं, ये स्वीकार कर रहा है कि भ्रष्टाचार का जो पैमाना है वो 85%। अब ये फ़र्क देखिए, 1963 में पटना में कांग्रेस का अधिवेशन था और नीलम संजीवा रेड्डी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जवाहरलाल नेहरू मंच पर बैठे हुए थे, जवाहरलाल नेहरू का पूरा मंत्रिमंडल मंच पर बैठा हुआ था और कांग्रेस अध्यक्ष ने पहली बार कांग्रेस के मंच से कहा कि कांग्रेस की सरकारें करप्ट हो गई हैं, कांग्रेस के मंत्री भ्रष्ट हो गए हैं और भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया। अब ये बात ऐसी थी कि रूलिंग पार्टी का अध्यक्ष बोल रहा है, लिहाजा उसी समय पहली बार संथानम कमेटी बनी इस बात की जांच के लिए कि दरअसल जो कांग्रेस के अध्यक्ष कह रहे हैं उसमें सच्चाई है या नहीं है, और पाई गई कि सच्चाई है। तो उस समय तो केवल उन्होंने ये संकेत किया कि भ्रष्टाचार था। कितने सालों बाद कांग्रेस का अध्यक्ष स्वयं स्वीकार कर रहा है कि भ्रष्टाचार 85% बढ़ गया। अब वही कांग्रेस का अध्यक्ष और वही प्राइम मिनिस्टर बोफर्स में दलाली में फंस गया। तो जब दलाली में फंस गया तो उसका एक ईमानदार वित्त मंत्री बाहर आया, रक्षा मंत्री उसको बना दिया गया वित्त मंत्री से, फिर रक्षा मंत्री से भी उनको पद छोड़ना पड़ा क्योंकि रक्षा के घोटालों को उन्होंने पकड़ लिया। और उन्होंने नहीं पकड़ा, उससे पहले ही स्वीडन की रेडियो ने अनाउंस कर दिया था जी। 16 मई 1987, मुझे तारीख याद है जी, कि 16 मई 1987 के यहाँ के अखबारों में, यानी वहाँ 15 मई रहा होगा, हाँ, यहाँ के अखबारों में वो खबर छपी कि स्वीडन रेडियो का कहना है कि बोफर्स के तोप सौदे में दलाली ली गई है। और वो दलाली जो है वो उस समय कहा जाता था कि 64 करोड़ रुपए है। लोगों के मन में ये बात बैठ भी गई और सच्चाई भी थी
यहाँ दलाली ली गई। राजीव गांधी के यानी सोनिया गांधी और सोनिया गांधी के परिवार से जुड़े हुए जो कुतरोची थे, कुतरोची का उसमें रोल था। तो वो एक दौर था और उस दौर में मीडिया ने अपना काम किया। उस दौर में की दो विशेषताएं हैं मीडिया की, जिसे आपको माने जो लोग सुन रहे हैं उनको जानना चाहिए। नंबर एक कि उसी दौर में भाषाई मीडिया ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो अभियान चला उसका साथ दिया जी। और अंग्रेजी मीडिया में केवल इंडियन एक्सप्रेस है जिसने उस अभियान में अगुवाई की। बिल्कुल सही। लेकिन बाकी अंग्रेजी मीडिया जो है, हिंदू भी थोड़ा बहुत समर्थन करता रहा, लेकिन बाकी अंग्रेजी मीडिया सरकार के साथ थे। और वही दौर है जिसमें भाषाई मीडिया के कारण, भाषाई पत्रकारिता के कारण विश्वनाथ प्रताप सिंह लोगों में धीरे धीरे लोकप्रिय होते गए। विश्वनाथ प्रताप सिंह को प्रधानमंत्री बनने का अगर अवसर मिला तो उसका श्रेय भाषाई मीडिया को जी। भाषाई मीडिया एवरेस्ट के शिखर पर पहुंच गए और वहीं से उसकी ढलान भी शुरू हो गई, क्योंकि भाषाई मीडिया के मालिकों को ऐसा लगा हम प्रधानमंत्री बना सकते हैं और हम प्रधानमंत्री को पद से उतार सकते हैं, ये ताकत हमारे हाथ में आ गई है। ये जैसे ही मीडिया के मालिकों को ये बात समझ में आई तो वैसे ही मीडिया के ज़्यादातर घराने और उसके मालिक खुद संपादक होने लगे जी। एक परिवर्तन कहूँगा, पतन नहीं कहूँगा, इसको परिवर्तन कहूँगा। लेकिन उससे मीडिया के चरित्र में परिवर्तन हुआ और परिवर्तन कई तरह का है। पांचवा जो दौर है उसमें उसकी शुरुआत 2013-14 से होती है। अन्ना हजारे का आंदोलन वगैरह शुरू होता है, भ्रष्टाचार। तो मनमोहन सिंह स्वयं एक ईमानदार राजनीतिक नेता रहे हैं, उनकी ये छवि थी। लेकिन ईमानदार राजनीतिक नेता बेईमानों को अगर संरक्षण दे रहा है या उनके अधीन भ्रष्टाचार हो रहा है, उसको आंदोलन के जरिए लोगों ने उठाया और एक जनमत बना। जिस बात की ज़रूरत थी उसको इस देश की जनता ने 2014 में स्वीकार किया। बिल्कुल। और ये माना कि नहीं, आज एक मजबूत, ईमानदार और दूरदर्शी नेतृत्व की ज़रूरत है। और जब इस लोगों ने ये खोजना शुरू किया कि ये कौन हो सकता है, तो उसकी नज़र आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिकी और उनको चुना। भारतीय जनता पार्टी, अटल बिहारी वाजपेयी का व्यक्तित्व बहुत बड़ा था, राजनीति में उनका लंबा अनुभव था, लेकिन भाजपा की सीमा 182 थी। नरेंद्र मोदी ने एक बिल्कुल जिसको कोई कल्पना नहीं कर सकता था, एक असंभव काम किया, या जनता का समर्थन उनको इस असंभव काम तक ले आया, कहना चाहिए। या फिर जो यूपीए सरकार थी उसके जो आरोप लगे, यूपीए का नाम नहीं, आरोप से नहीं बनेगा, क्योंकि राजीव गांधी के खिलाफ भी आरोप लगा। लेकिन तब जनता दल मैक्सिमम, जनता दल में वे सब गुण थे जो कांग्रेस में होते हैं, अच्छे कांग्रेस में। यानी जनता दल दक्षिण में भी था, जनता दल पूरब में भी था, जनता दल हिंदी भाषी क्षेत्र में भी था। फिर भी जनता दल को अधिकतम सीटें 144 मिले, 89 मिली बीजेपी को, और शायद 60 के आसपास में लेफ्ट फ्रंट था, जिसको मिला करके कि राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनी। तेलुगु देशम एक बड़ी पार्टी थी क्षेत्रीय पार्टी के रूप में, डीएमके भी था। कहना यह है कि
ये जो 282 सीट भाजपा को मिली वो जनसमर्थन से मिली, और भाजपा की जो सीमाएं थी जिसको 1999 से लेकर 2004 के बीच में अच्छे काम हुए, लेकिन जब 2004 में बीजेपी हारी और उसकी सीटें बहुत नीचे आ गई, लोगों ने, ये जो विश्लेषक हैं, जो राजनीतिक विश्लेषण करते हैं, विद्वान लोग हैं, या कहना चाहिए कि चुनावी पंडित हैं, उन्होंने ये कहना शुरू किया कि भाजपा की अपर लिमिट 182। 2014 ने ये साबित किया कि भाजपा की कोई अपर लिमिट नहीं है जी। 282 से भाजपा ने 2014 में शुरुआत की और 2019 में वो 303 पर है। उनका जो गठबंधन है एनडीए का, तो एनडीए का गठबंधन 2/3 के करीब है जी। अब ये जो एनडीए है, ये विपक्ष का जो गठबंधन है, उसका कई नाम बदलते रहते हैं, लेकिन एनडीए का गठबंधन पहली बार जो बना है, कम लोगों को मालूम है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1983 में एनडीए बना है। 1983 में, और अगर इंदिरा गांधी की हत्या न होती जी, तो 1984-85 के चुनाव में एनडीए और एनडीए जैसा गठबंधन सत्ता में आ सकता था। जी हाँ, बिल्कुल। उस घटना ने तो सारा राजनीतिक माहौल ही बदल दिया था। तो आज की जो पत्रकारिता है जिसके बारे में आप कह रहे हैं, मैं ये कहूँगी पत्रकारिता में परिवर्तन हुआ है। उसका कारण प्रधानमंत्री का जो नेतृत्व है, उनकी जो कार्यशैली है, उनकी नई नई जो योजनाएं हैं, और वो कहना चाहिए कि प्रो पीपुल जो योजनाएं हैं, उसका प्रभाव भी है। लोगों को ये लगता है कि ये अच्छे काम हो रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए अभी विकसित भारत यात्रा चल रही है जी। अब विकसित भारत यात्रा की मीडिया बहुत रिपोर्ट नहीं कर रहा। यदा कदा किसी अखबार में मैं या किसी चैनल में कुछ आ जाता होगा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो मैं तो प्रिंट वाला आदमी हूँ, 8-9 अखबार मैं रोज़ अभी भी देखता हूँ, और 2-2.5 घंटे उसमें हम लगाते हैं। कुछ पुरानी आदत बनी हुई है कि निशान लगाते हैं, उसको पढ़ते हैं, कुछ को सुरक्षित रखते हैं कि बाद में पढ़ना है। तो मैं देखता हूँ कि विकसित भारत यात्रा एक जन अभियान चल रहा है। उसमें प्रधानमंत्री ने जो वादे किए हैं, लोगों के लिए जो उनके हित में निर्णय किए हैं, और उस पैसे जो भेजे जा रहे हैं वहाँ पर उन कार्यक्रमों के तहत, तो विकसित भारत यात्रा में जा कर के सरकारी अफसर भी और वहाँ के लोग भी, एक आयोजन होता है, उसमें उनसे पूछा जाता है कि आपको इस योजना का लाभ मिला या नहीं मिला। जो लाभार्थी हैं वे बताते हैं कि हमको लाभ मिला। डीडी उसको ठीक से कवर कर रहा है, और जिनको जो लाभार्थी की कैटेगरी में हैं और उनको नहीं मिला है, तो वहीं पर तुरंत फॉर्म भरवाया जाता है, और उसकी बाकायदे मॉनिटरिंग सरकार कर रही है। मुझे आप ये बताइए कि 1952 से लेकर के और अब तक क्या इससे पहले कोई काम ऐसा हुआ है? नहीं हुआ है। यानी सरकार की योजनाएं घोषित हो जाती हैं, लेकिन कोई इसकी चिंता नहीं करता कि वो योजना उस लाभार्थी तक पहुंचती है या नहीं पहुंचती है। अब जब ऐसी एक जवाबदेह सरकार हो, सजग सरकार हो, जो अपने किए हुए वादे को लोगों से पूछ रही है कि हाँ, हमने जो वादा किया वो उसको हमने पूरा किया है, आप ये बताइए कि आप तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा। तो वो जो 100 रुपये भेजे जा रहे थे, अब 100 रुपये ही लोगों को मिल रहे हैं। ये बड़ा भारी परिवर्तन है। बड़ी बात। मैं ये कहूँगा कि पत्रकारिता जो पहले दौर में थी, यानी 1952 से लेकर के और 62-63 तक, इस एक दशक की जो पत्रकारिता थी, वो भारत के नवनिर्माण में योगदान देने वाली पत्रकारिता थी।
2014 से अब जो पत्रकारिता है, मैं पत्रकारिता को मानता हूँ कि ये प्रो पीपुल हुई है, और इसलिए वो ये बताने की का काम कर रही है कि ये अच्छे काम हो रहे हैं, उन अच्छे कामों को लोगों तक पहुंचा रही है। और जो लोग ओपिनियन मेकर हैं या ओपिनियन पीस लिखते हैं अंग्रेजी अखबारों में या अपने जो सोशल मीडिया पर, तो वो अपनी बात भी कह रहे हैं और सरकार की आलोचना भी कर रहे हैं, और उनकी आलोचना पर उनको दबाने की कोई घटना नहीं है। हाँ, जिन घरानों ने चीन से अपना रिश्ता जोड़ लिया था, या कुछ घराने हैं जिन्होंने सोरो से अपना रिश्ता जोड़ लिया है, तो सोरो तो एक कहना चाहिए कि देश दुनिया भर में अराजकता पैदा करने और अशांति पैदा करने का माध्यम है। चीन की अपनी राजनीति है। तो जिन मीडिया घरानों ने चीन के साथ और सोरो के जॉन सोरोस जैसे जो लोग हैं, ये कितना प्रभावित कर पाते हैं हमारे जैसे देश को? अगर लोग सजग हैं तो ये कुछ भी नहीं कर पाते जो जैसा आज हो रहा है। उनकी जो जो योजनाएं हैं या जो जो उनकी कहना चाहिए साजिश है, सब नाकाम हो रही है। कभी वो हमारी शेयर मार्केट गिरवा देते हैं, आर्थिक तौर पे लेकिन नुकसान जब पहुंचाने की कोशिश करते हैं। शेयर का मार्केट लुढ़कता है तो ऊपर भी तो आ जाता है। पर इसलिए आ गया है लाखों करोड़ों नहीं अरब चले गए हमारे, चले गए, वो वापस भी आ जाएंगे। ये जो आने जाने का सिलसिला है वो चलता रहता है जी। लेकिन यह है कि वो उनको उसमें कामयाबी नहीं मिल रही है जो वो चाहते हैं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने मान लीजिए हिंडनबर्ग की जांच में सुप्रीम कोर्ट ने अगर जो फैसला सुनाया है वो ना सुनाया होता तो उनकी साजिश सफल हो जाती। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसने पाया कि नहीं, सेबी जांच कर रही है और सेबी को जांच करने दिया जाना चाहिए। दूसरी किसी एजेंसी की ज़रूरत नहीं, उसी के लिए बनी हुई है सेबी। तो वो तो जो एक साल का जो वक्फा रहा ये वाला हिंडनबर्ग की जो आप बात कर रहे हैं, इसमें हमारे कितना नुकसान हुआ, उसको उभरने में भी मुझे लगता भी एक साल और लगेगा। तो ऐसी चीज़ें ना हो पाएँ इसके लिए कुछ सरकार रणनीति अपनाती है अपनी, या सरकार के हाथ के बाहर की बात है ये सब चीज़ें होती रहेंगी, क्योंकि अगर आप देखें तो अंतर्राष्ट्रीय ताकतें या वे लोग जिनको लगता है कि भारत को अड़चन डालनी चाहिए उसकी प्रगति में, तो वो अपना काम करते रहेंगे। लेकिन हमारे यहाँ की संस्थाएं जो अच्छा काम कर रही हैं या जो संस्थाएं जिन कामों के लिए बनी हुई हैं, उनको अगर काम करने दिया जाए, उन पर कोई दबाव ना हो, वो कोई किसी साजिश के शिकार ना हो, तो हमको लगता है कि इस तरह की जो कोशिशें हैं वो विफल होती रहेंगी। अब जो नुकसान की आप बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये सब तो बाज़ार में होता रहता है, लेकिन उसका कोई व्यापक असर जनमानस पर हुआ हो या राजनीति पर हुआ हो या अर्थव्यवस्था पर हुआ हो, नहीं हुआ। क्योंकि उसका अगर व्यापक असर होता तो भारत जीडीपी की दृष्टि से भी और ग्रोथ की दृष्टि से, आर्थिक विकास की दृष्टि से देखा जाए तो दुनिया में अगर नंबर 1 पर है, वो उसकी गणना हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि उनके जो भी प्रयास थे या जो भी उनकी साजिश थी वो सफल नहीं हुई। जी। अब जैसे अभी आप बता रहे थे कि ये जो सरकार है ये फिर से जनमानस के पास जा रही है, ये पूछ रही है कि जो वायदे हमने किए थे वो पूरे हुए या नहीं हुए, आपको वो लाभ मिला या नहीं मिला। तो इन चीज़ों को ज़्यादा प्रसारित करने की बजाय आज भी जो सरकार है, मौजूदा सरकार है, वो फिर से पुराने जो अपने तरीके थे उन पे लौट रही है। जैसे आज की तारीख में अगर सबसे ज़्यादा बात हो रही है तो राम मंदिर की बात हो रही है। राम मंदिर की बात कोई नई नहीं है, आपने भी कहा था कि एक बार कि राजीव गांधी भी चाहते थे कि मंदिर बने, चंद्रशेखर आज़ाद भी चाहते थे कि मंदिर बने। तो अब
2024 में भी हमें मंदिर की बात करनी पड़ रही है चुनाव से पहले, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? राजीव गांधी मंदिर बनाना चाहते थे या नहीं बनाना चाहते थे, इस पर प्रश्न चिन्ह है। और उस समय की परिस्थितियां बिल्कुल अलग थी। आज अगर सरकार मान लीजिए मंदिर की बात कर रही है, प्रधानमंत्री तीर्थ स्थानों पर जा रहे हैं, तो उसका संदर्भ अलग है। और मैं उसको इस रूप में देखता हूँ कि एक ऐसा प्रधानमंत्री इस देश को इस समय मिला है जो जैसे जितना अंदर है उतना बाहर है, यानी पारदर्शी है। वो अगर उनकी आस्था है तो वो केदारनाथ जाते हैं, वो राजनीति के दिखावे के लिए नहीं जा रहे हैं। तो इसको आप सांस्कृतिक पुनरुत्थान का एक दौर कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं भी, चाहे दक्षिण हो, उत्तर हो, या पूरब हो, पश्चिम हो, कहीं भी हो, नई पीढ़ी अपनी जड़ों से जुड़ रही है, अपनी परंपरा से जुड़ रही है। और प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे हैं कि अगर आपको पर्यटन में जाना है तो भारत में ये जगह हैं। उसी तरह से जहाँ तक राम मंदिर का सवाल है, राम मंदिर का सवाल आज बिल्कुल ही नए संदर्भ में तीन तरह से है। पहला यह है कि एक संघर्ष का काल है, और कोई सोच भी नहीं सकता था कि सुप्रीम कोर्ट आम राय से ये निर्णय सुनाएगी कि वो जन्म स्थान है। वो हुआ, संभव हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने किया। भारतीय जनता पार्टी ने जब ये सवाल 1988 में 1988 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने पालमपुर के अपने प्रस्ताव में इस सवाल पर विचार किया था। वहाँ अंदर मतभेद भी थे, हम लोगों को मालूम है, लेकिन वो प्रस्ताव पारित हुआ कि हम अयोध्या के सवाल पर हम बीजेपी उसका समर्थन करती है। और भारतीय जनता पार्टी ने उस समय जो बात कही थी, संयोग देखिए कि उसको अपनी बात बदलने का कोई कारण नहीं मिला। या यूँ कहे कि भारतीय जनता पार्टी ने एक दूरदर्शिता का प्रस्ताव पारित किया था, और उस समय आडवाणी जी खास तौर पर ये बात कहते थे कि 3 तरीके हैं इस समस्या के समाधान के। या तो संसद कानून बना दे, या सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाए, या हिंदू मुस्लिम पक्ष मिल करके और अपना समाधान कर लें। ये 3 तरीके थे। राजीव गांधी के बारे में मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। राजीव गांधी को मैं जानता था, उनसे मिला हूँ, कई बार बात भी हुई है। और राजीव गांधी के बारे में मेरी 2 जो धारणा है, और मैं मानता हूँ कि वो सही धारणा है। पहली धारणा यह है कि राजीव गांधी एक नेक इंसान थे, साफ दिल इंसान थे, लेकिन राजनीति की उनको ABC भी नहीं मालूम थी। राजनीति में वो नौसिखिया थे, उनकी राजनीतिक समझ नहीं थी। तो जो कुछ उन्होंने किया, अच्छा किया अगर, तो इसलिए किया क्योंकि उनके अच्छे सलाहकार थे। उनको जब भ्रष्ट सलाहकार मिले, बेईमान सलाहकार मिले, तो उनको बोफर्स में फंसा दिया, और कुछ षड्यंत्रकारी सलाहकार मिले तो उनकी हत्या करवा दी। आज भी अगर राजीव गांधी की हत्या की साजिश की जांच हो तो कांग्रेस के बड़े नेताओं के चेहरे जो है वो बेनकाब हो जाएंगे। तो ये जांच क्यों नहीं हुई? पहले तो ये मान लेते हैं कि कांग्रेस की जांच सरकार हुई, लेकिन उस जांच को डाइवर्ट कर दिया गया। राजीव गांधी के हत्या की साजिश की जांच मुनीलाल जैन ने की, ML जैन ने की, परंतु उन्होंने जांच की 7 थ्योरी निकाल दी। मेरा उनसे मिलना जुलना था। उन दिनों हमने एक जनसत्ता में 2 दिन
हमने एक रिपोर्ट लिखी थी और उस रिपोर्ट का शीर्षक था सोनिया गांधी बताएं कि राजीव गांधी की हत्या का रहस्य क्या है। और तब जब वो रिपोर्ट छपी तो पृथ्वीजीत सिंह, जो राजीव गांधी के बहुत गहरे मित्र थे, उनका फ़ोन आया। मैं उनसे कभी मिला नहीं था। उन्होंने कहा कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ। तो मैं उनके यहाँ गया। 28 या 29 लोधी स्टेट में वो रहते थे उस समय। उन्होंने कहा कि ये जानकारी आपको कहाँ से मिली? मैंने कहा कि पृथ्वीजीत सिंह से नहीं मिली। तो उन्होंने कहा कि मेरे कंप्यूटर के अलावा ये जानकारी और कहीं है नहीं, तो आपको कहाँ से मिली? मैंने कहा कि तो आपसे तो मैं पहली बार मिल रहा हूँ, तो आपका कंप्यूटर तो मैंने चोरी नहीं किया है, इसलिए मैं नहीं बता सकता कि ये कहाँ से मिली। हाँ, आप मुझे ये बताइए कि मैंने जो लिखा है क्या उसमें कोई आपको उसकी सत्यता में संदेह है? तो उन्होंने कहा कि आपने वही लिखा है जो वास्तव में हुआ, और हमने लिखा ये था। वो तो पूरी बात बताने का तो समय नहीं है, लेकिन मैंने ये लिखा था कि 4 मार्च 1991 को और 14 मार्च 1991 को 2 डेलीगेशन लिट्टे के, एक डेलीगेशन 10 जनपद आया था, दूसरा जो बहुत पावरफुल डेलीगेशन था जिसका नेतृत्व अर्जुन सीतामपलम कर रहे थे, लंदन के बैंकर थे और प्रभाकरन के गॉडफादर थे, एक तरह से प्रभाकरन के फाइनेंसर थे। अर्जुन सीतामपलम दूसरे डेलीगेशन का नेतृत्व कर रहा था और उसने आश्वासन दिया राजीव गांधी को कि आप दक्षिण आइए, हमसे आपको कोई खतरा नहीं है। और ये जो झांसा था, उस झांसे में राजीव गांधी आ गए। तो मैंने ये कहा कि सोनिया गांधी को ये बात मालूम है या नहीं मालूम? मालूम है। तो सोनिया गांधी को मैंने मुनीलाल जैन से मिल करके भी ये कहा कि आप 8B की नोटिस देकर सोनिया गांधी से को बुलाइए और उनसे पूछिए। ये तो अलग विषय हो गया। मैं ये कह रहा हूँ कि खबरें या कहें अफवाह ऐसी भी चलती हैं कि सोनिया गांधी भी उस दिन जाने वाली थी साथ में, लेकिन अचानक उनका प्रोग्राम रद्द हो गया। मैं उस अफवाह के बारे में नहीं जानता हूँ। मैं इतना जानता हूँ कि राजीव गांधी की को वहाँ हत्या उनकी की जानी थी। उसकी जो साजिश रची गई, उस साजिश में कांग्रेस के कई नेता शामिल थे, क्योंकि उन्हीं नेताओं ने राजीव गांधी की उड़ीसा के दौरे को स्थगित कराया और श्री पेरुम्बदूर की यात्रा को या उनकी के दौरे को सुनिश्चित कराया। उस समय राज्यपाल थे भीष्म नारायण सिंह, तमिलनाडु के। भीष्म नारायण सिंह ने प्रोटोकॉल तोड़ करके राजीव गांधी को सलाह दी थी कि आप यहाँ मत आइए, लेकिन उनकी सलाह नहीं मानी गई। इन सब बात का सार ये है कि राजीव गांधी को राजनीतिक समझ नहीं थी। उनके सलाहकार जो से वो चलते थे और सलाहकारों ने उनकी हत्या करवा दी, मैं ये मानता हूँ। तो उस दौर में जो कुछ हो रहा था वो हो रहा था, और उसके बाद गठबंधन का एक दौर आया है। गठबंधन का दौर आज भी चल रहा है, लेकिन अब देश एक 2 दलीय प्रणाली की तरफ बढ़ रहा है जी। मुझे ऐसा लगता है, लोगों को ये लगता है कि 2 दलीय प्रणाली की तरफ जाना चाहिए, और 2024 में ये बात और साफ हो जाएगी जी। 2024 में जो फिर से हम लौटते हैं, जो मुद्दा अभी चल रहा है राम मंदिर का, इसको हर एक राजनीतिक दल, हर एक पढ़ने लिखने वाला व्यक्ति अलग अलग तरीके से पेश कर रहा है। कोई कह रहे कि राम मंदिर बन रहा है, बहुत अच्छी बात है, सबको बुलाया जा रहा है, कुछ उस न्योते को ठुकरा रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, कुछ को कहते ये भी कहा गया है कि निमंत्रण तो हमने भेज दिया है मगर आइएगा नहीं, आयु ज़्यादा हो गई है। इनमें कितनी सत्यता है? और फिर जो शंकराचार्य वाला जो आजकल कंट्रोवर्सी चल रही है,
उसको आप किस तरीके से देखते हैं? पहली बात यह है कि ये राम मंदिर का बनना उस सपने का पूरा होना है जो 500 साल से हिंदू समाज में पल रहा था, और यह कोई सुखद संयोग भी कह सकते हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की एक विशेषता भी कह सकते हैं कि उन्हीं के कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ है। और इस तरह के मंदिर बनने में अगर और ऐतिहासिक मंदिरों की आप बनने की प्रक्रिया को जानें तो आपको मालूम हुआ कि सालों लगते हैं, लेकिन नृपेंद्र मिश्र जी की देखरेख में और प्रधानमंत्री की कहना चाहिए कि निगरानी में वो मंदिर अब यहाँ इस स्टेज में आ गया है कि वहाँ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार रामलला की मूर्ति स्थापित होगी। इस सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में रामलला के बारे में ही उसने फैसला दिया, और उसमें जो एक पक्ष है वो रामलला स्वयं है, यानी रामलला जीते हैं। यही शुरू से मुकदमे का आधार भी था, कम से कम 89 से। देवकीनंदन अग्रवाल ने ये बात रखी थी कि रामलला स्वयं जो है अपना मुकदमा लड़ सकते हैं, और वहाँ से ये नई शुरुआत हुई थी। अब ये फैसला पहले भी आ सकता था, लेकिन आया 2019 में। पहले कब आ सकता था? पहले 2 बार ऐसे अवसर आए हैं जब ये फैसला आ सकता था। पहली बार चंद्रशेखर के समय में आ सकता था, क्योंकि चंद्रशेखर जी थोड़े दिनों के लिए प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन उस थोड़े दिनों में उन्होंने दोनों पक्षों को आमने सामने बैठाया, बातचीत करवाई, और वो धीरे धीरे मंदिर के पक्ष में फैसला करने की तरफ बढ़ रहे थे। उनके मित्र शरद पवार ने ये बात अच्छे अर्थों में, यानी चंद्रशेखर जी की तारीफ करते हुए और राजीव गांधी के समझ पर भरोसा करते हुए, उन्होंने राजीव गांधी से ये कहा कि चंद्रशेखर जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और ये मंदिर मस्जिद का जो विवाद है उसको भी हल कर देंगे। अब ये बात राजीव गांधी ने अपने सलाहकारों से की, और उन्होंने उनको सलाह दी कि अगर ये चंद्रशेखर जी को श्रेय मिलता है तो आप कहाँ के रहेंगे। हाँ। तो उन्होंने बहुत ही एक मजाकिया कारण बता करके समर्थन वापस ले लिया। क्या था वो मजाकिया कारण? कि उनके यहाँ कोई जो है वो उनकी जांच हो रही है, यानी इंटेलिजेंस उन पर बैठाया गया है, जासूसी हो रही है। लेकिन वो वास्तव में एक बहुत हल्का बहाना था जिसका कि मजाक हुआ, और बाद में राजीव गांधी को भी लगा कि हमने गलती कर दी है, तो वो मिन्नतें भी करने लगे चंद्रशेखर जी से। लेकिन चंद्रशेखर जी कुर्सी के लिए तो वो बने नहीं थे, ना ही कुर्सी की उन्होंने कभी लड़ाई लड़ी थी। उसूलों वाले व्यक्तित्व थे। उन्होंने निर्णय किया कि हम अब इस्तीफ़ा देंगे, और जा कर के उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। जब वो बहस चली तो बहस में भी उन्होंने ये बात कही, और बहस के दौरान बहुत सारी बातें हुई। उसमें राजीव गांधी ने उनको समझाने की भी कोशिश की, देवीलाल को माध्यम बनाया। तो चंद्रशेखर जी ने देवीलाल से कहा कि प्रधानमंत्री आपको बनना हो तो बनिए, मैंने तो तय कर लिया कि मैं जा रहा हूँ इस्तीफ़ा देने। तो राजीव गांधी, एक समय ये था जब इसके बारे में निर्णय हो सकता था। दूसरा समय था अटल बिहारी वाजपेयी के समय। वाजपेयी जी ने कुछ कारणों से उसमें अड़ंगे डाले। मैं उस पर बहुत ज़्यादा विस्तार से बता सकता हूँ, लेकिन इस समय थोड़ा सा बताइए उसमें, थोड़ा सा जब आपको अगर याद होगा। लाल कृष्ण आडवाणी को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाने की जो
बीजेपी के अंदर अभियान चला, उसके कारण से वाजपेयी जी ने जो हो सकता था उसको रोक दिया। और इसकी बहुत लंबी कहानी है, मैं उस पर अभी नहीं जाऊंगा। मनाली गए हुए थे वाजपेयी साहब? मनाली वगैरह की बात नहीं है। वो यहाँ जब उनको कहा गया कि आप प्रधानमंत्री पद छोड़ दीजिए और लाल कृष्ण आडवाणी को प्रधानमंत्री बनने दीजिए, ये बात उनको बहुत नागवार गुजरी। और उसके बाद जो बीजेपी के अंदर की राजनीति थी उससे चिढ़ करके उन्होंने मंदिर वाले प्रश्न पर जो वो कर सकते थे उससे उन्होंने हाथ खींच लिया। मैं मनाली का जो जिक्र कर रहा था, मैं भी पत्रकार के तौर पे मनाली पे था। वो अपनी कोठी के बाहर रुके हुए थे और तब उनसे सवाल पूछा। मैंने ही सवाल पूछा था, ये बाबरी मस्जिद को गिरने के लेके पहली बार उनकी प्रतिक्रिया आई थी कि बाबरी मस्जिद को गिराना गलत था। ये तो बहुत बाद की बात है। देखिए, बाबरी मस्जिद के गिराना के सवाल पर जो उनका अधिकृत बयान है वो 16 दिसंबर 1992 के लोकसभा के उनके भाषण में है जी। और वो अलग एक अध्याय है। 6 दिसंबर को रात को 10 बजे हमारी उनसे लंबी बात हुई है। हमने भी कुछ उनको अपनी बात कही, वो अलग विषय है। अंत में मैं आपसे यही जानना चाहूँगा, जो जैसा मैंने कहा, कुछ लोग जो है ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया चल रही है उसको राजनीतिक रंग दे रहे हैं कि ये तो जो कार्यक्रम है ये संघ का है, भाजपा का है। सोनिया गांधी को निमंत्रण भेजा गया लेकिन अभी उन्होंने ठुकरा दिया। वैसे ही जो शंकराचार्य हैं वो भी किसी वजह से नाराज़ हैं कि अभी मंदिर को जिस तरीके से पूरा होना चाहिए था वो पूरा नहीं हुआ। इस पर आपकी क्या टिप्पणी रहेगी? अयोध्या आंदोलन जब से शुरू हुआ तब से कुछ मौन और कुछ मुखर विरोध होता रहा है। मौन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब मौन विरोध होता है तो तब उस समय उसी पार्टी में मौन समर्थन भी होता। 18 से 25 साल की एज के जो ज़्यादा बच्चे उनके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। वे ये समझ रहे हैं कि हमारा भारत बन रहा है, हमारे सपनों का भारत बन रहा है। ये पूरी जो चीज़ है पूरे भारत में देखी जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये इसीलिए मैंने कहा कि जो जिनको चुनाव लड़ना है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का ख्याल करेंगे और वो दया के पात्र हैं, क्योंकि उनको अगर देश का ख्याल होता तो वो कहते कि नहीं, आपने निमंत्रण दिया हम भी जाते हैं। क्योंकि ये अवसर ऐसा है, प्राण प्रतिष्ठा का अवसर, जिसमें राजनीतिक संश्लेषण की एक नई राह खुल सकती है। यानी राष्ट्रीय सवालों पर हम एक हैं, दलीय सवालों पर हम अपने दल पर रहेंगे। बहुत। लेकिन कांग्रेस ने या लेफ्ट ने, कांग्रेस तो दरअसल कांग्रेस शरीर में कांग्रेस है, दिमाग उसका लेफ्ट से आता है और इसलिए वो पैरालिसिस से बचे हुए हैं, ये बात सही है, परंतु उनका दिमाग कोई और चला रहा है। उनको लगता है कि हम अगर ये वहाँ जाएंगे तो हमारा वोट कहीं चला जाएगा। तो उनकी बात अलग है। और ये राजनीतिक दल और राजनीतिक चुनाव होते रहते हैं, ये तो इतिहास बन रहा है। चलते चलते आखिरी बार शंकराचार्य वाली जो कंट्रोवर्सी चल रही है थोड़ी, क्या उस पर अपना टिप्पणी करना चाहेंगे? आपको मैं बताऊं, एक पत्रकार के रूप में अयोध्या आंदोलन को मैंने दूर से देखा है, नज़दीक से देखा है, और उन पात्रों को या उन लोगों को भी देखा है जो शुरू में क्या पोजीशन ले रहे थे, आज क्या ले रहे हैं। तो उसमें जो हिंदू समाज में जो पंथ हैं, संप्रदाय हैं, विविधता है और उनको अपने जो यकीन है, अपना जो उनकी जो अवधारणा है या उनका जो विचार है, उसकी स्वतंत्रता भी है। शंकराचार्यों में आपको मालूम होना चाहिए कि 4 पीठ हैं।
लेकिन आज 1000 शंकराचार्य हैं। तो शंकराचार्यों की अराजकता हो गई है। अब वो जो 4 पीठ हैं उसमें स्वामी करपात्री जी जो अयोध्या आंदोलन के जनक भी हैं, उनके शिष्य स्वामी करपात्री जी को याद नहीं कर रहे हैं, वो कुछ और बोल रहे हैं। तो वो बोले, उससे उनकी प्रतिष्ठा हिंदू समाज में गिरेगी। लेकिन मोटे तौर पर संत महात्माओं में सब इसको अच्छा कार्य मान रहे हैं। आज आपसे मुलाकात हुई, लंबी बात हुई, आपकी पत्रकारिता को पढ़ते पढ़ते हम बड़े हुए हैं। आज आपसे मिलने का सौभाग्य हुआ और कुछ सवाल हमने अपने उम्र के हिसाब से, अपने तजुर्बे के हिसाब से आपसे पूछे। तो उम्मीद है कि जो दर्शक आपके बारे में और जानना चाहते थे और जिनके लिए आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण रहती है, आपकी राय से वो अपनी राय बनाकर आगे लोगों तक पहुंचते हैं, उनको हमारा ये छोटा सा प्रयास ज़रूर पसंद आया होगा। आपका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और आपसे फिर हम मुलाकात करेंगे। बहरहाल आप कहीं मत जाइए, क्योंकि इस शो के बाद भी सूर्य समाचार पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।